हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आप लोग कैसे हैं? कोरोना टाइम में आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा है? मुझे मैसेज कीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और उस लाइफ प्रोसेसेस में आज पढ़ेंगे हम ह्यूमंस में पाचन तंत्र यानी न्यूट्रिशन। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन ये है कि मनुष्य के जो दांत होते हैं उन दांतों वो दांत गिर जाते हैं और गिरने के बाद दोबारा आते हैं, यानी कि मनुष्य के दांत पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं 6-7 साल से गिरना शुरू होते हैं, 8-10 साल तक गिरते रहते हैं, फिर नए दांत आ जाते हैं। तो इस कारण मनुष्य के दांतों को एक नाम दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि वे जीव जिनके दांत पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं, एक बार गिरते हैं और पुनः दोबारा आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? पहला होता है आपका मुख। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मुख का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ मान लेते हैं ऐसा होता है, इस तरीके से। दूसरा जो होता है वो होता है ग्रसनी। ग्रसनी वाला भाग यहाँ होता है। तीसरा भाग होता है आहार नली। तो आहार नली कुछ यहाँ पे होता है जो कि लगभग 24 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। चौथा भाग होता है आमाशय, जिसे स्टमक कहा जाता है। स्टमक वाला भाग कुछ यहाँ तक होता है। इसका पांचवा भाग होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को कहते हैं छोटी आंत। इंटेस्टाइन को कहते हैं छोटी आंत। फिर छठा भाग होगा बड़ी आंत। तो ये इसमें कुछ भाग होते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ और कर लेते हैं। यहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है। बड़ी आंत कुछ चौड़ी होती है और ये वापस ऊपर की तरफ जाती है। इसका एक छोटा सा भाग यहाँ पे निकला रहता है जो कि अपशिष्य अंग है, यानी कि मनुष्यों में इसकी जरूरत नहीं है, और इसका नाम होता है अपेंडिक्स। और बड़ी आंत कुछ इस तरह से वापस आ जाती है। नीचे आने के बाद ये बाहर की तरफ निकलती है एनस में, जहां से मल त्याग कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है इसका इसमें ये अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा 3 अंग और हैं जो इसकी मदद करते हैं। एक जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथियां। 3 ग्रंथियां होती हैं एक्चुअली, जो कि 3 जोड़ी पाई जाती हैं। दूसरा भाग होता है यकृत और तीसरा भाग होता है अग्नाशय, जिसे पैंक्रियास कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 भाग हैं जो कि आहार नाल का भाग नहीं है, यानी कि इसका पाचन तंत्र का भाग नहीं है, परंतु इनकी मदद करते हैं। अब देखिए, समझते हैं, समझते समझते आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए, हमने देखा कि ये है आपका पाचन तंत्र का एक डायग्राम और ये है उसके अंग। होता क्या है? होता ये है कि मनुष्य को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम सोते हैं, सांस लेते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। इसके अलावा हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती रहती है। इसके अलावा हम लोग सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ये सभी क्रियाओं को करने के लिए, और हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तभी मेंटेनेंस जॉब यानी शरीर की कोशिकाओं की जो टूट फूट होती है उनकी मरम्मत करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन से। भोजन से हमें प्राप्त होती है, तो हमारे शरीर में कुछ ये अंग पाए जाते हैं। कुछ अंग कैसे पाए जाते हैं? एक्चुअली एक तंत्र पाया जाता है, पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करने के बाद उसे पचाता है। पचाने के बाद इससे पचा हुआ भोजन हमारी कोशिकाओं तक जाता है
कोशिकाएं उस पचे हुए भोजन को तोड़ देती हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं, और उस ऊर्जा से हम अपने शरीर का काम करते हैं। वो ऊर्जा प्राप्त होता है इस पाचन तंत्र, वो भोजन जिससे ऊर्जा प्राप्त होगी वो प्राप्त होता है हमें इस पाचन तंत्र से। इस पाचन तंत्र में ये सारे अंग होते हैं, मुख, ग्रसनी, आहार नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। ये जो 3 चीजें लिखी हुई हैं ये इनके सहायक अंग होते हैं। ये मुख है, ये ग्रसनी है, आहार नली है, आमाशय है, ये छोटी आंत है और ये यहाँ तक, और इसके बाद वाला ये जो हिस्सा जा रहा है वो बड़ी आंत है। तो आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा। आगे चल के देखते हैं एक एक चीज के बारे में, एक एक अंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मुख की। तो मुख जो होता है, मुख के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है जीभ, एक होते हैं दांत, और इसी में पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, मुख के अंदर 3 चीजें होती हैं। जीभ क्या काम में आती है? जीभ आपके भोजन को इधर उधर करने के काम आती है, बोलने के काम आती है। इसमें टेस्ट बर्ड होती हैं, टेस्ट बर्ड भोजन को टेस्ट करने के काम आती हैं, स्वाद लेने के काम आती हैं। इसके अलावा दांत क्या काम में आते हैं? दांत भोजन को चबाने के, पीसने के काम आते हैं, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और उसका पाचन आसान हो जाता है। तीसरी होती है लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां क्या काम आती हैं? लार ग्रंथियों के 2 काम होते हैं। एक तो इसमें श्लेष्मा बनाना होता है। श्लेष्मा बनाने से क्या होता है कि ये जो भोजन आप कर रहे हैं वो चिकना हो जाता है और वो आसानी से इसके अंदर चला जाता है। क्योंकि देखिए, भोजन जो होता है वो हार्ड होता है, और अगर वो हार्ड भोजन अंदर जाएगा तो वो अंदर के अंगों को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए भोजन को चिकना बनाने का काम कौन करता है? लार ग्रंथियों से निकलने वाली श्लेष्मा। दूसरा काम इसका ये होता है कि इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब एंजाइम क्या होता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मैं पीछे ई लिख देती हूँ। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यानी कि ये जो टाइलिन है उसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। पहली बात तो ये एंजाइम क्या होते हैं। देखिए, मुझे एक बात बताइए कि जैसे अगर मुझे एक कील लगी हुई है और उस कील को निकालना है, ठीक है, कील को निकालना है, तो अगर मैं उसे हाथ से निकालूंगी तो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, बजाय कि मैं अगर पेचकस लेकर उसको निकालूंगी तो उसे निकालना मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम किसी टूल का सहारा लेते हैं तो हमारे लिए कुछ काम आसान हो जाते हैं, राइट। ऐसे ही क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ एंजाइम, छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं जिन्हें एंजाइम कहा जाता है। वो क्या करते हैं, हमारे भोजन को जल्दी से पचा देते हैं। अदरवाइज भोजन को पचाना इतना आसान नहीं होता है। तो किसकी मदद ले लेते हैं हम? टाइलिन एंजाइम की। तो क्या होते हैं, एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, जैव उत्प्रेरक शब्द को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्लेष्मा का, लार ग्रंथियों से श्लेष्मा निकलता है जो भोजन को चिकना बनाता है। साथ में इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगर आपको ये पूरी लाइन याद है तो आप अपना आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि आंसर बहुत बड़ा है, हम इसे कैसे लर्न करें। तो उसे लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप ये की पॉइंट्स लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है, मुख है, मुख्य अंग है किसका? इस पाचन तंत्र का। उसमें जीभ, दांत और लार ग्रंथियां 3 भाग पाए जाते हैं। लार ग्रंथियों से श्लेष्मा निकलती है जो कि भोजन को चिकना बनाती है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। तो मेरे हिसाब से आप बाकी की कहानी तो आप लिख ही सकते हैं ना, ऐसे। ठीक है, दूसरा भाग होता है ग्रसनी। ग्रसनी भाग होता है ये वाला। ठीक है, यानी कि जब हम, जैसे ये मुख है और यहाँ पे हमारी नासिका होती है, नासिका मतलब नाक होती है, तो जब यहाँ से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो भी यहीं आती है, और भोजन करते हैं तो वो भी यहीं आता है। जब दोनों यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी 2 नलियाँ होती हैं, एक होती है श्वसन नली और एक होती है भोजन नली। ठीक है, तो भोजन नली और श्वसन नली दोनों कहाँ जाके मिलती हैं? ग्रसनी में मिलती हैं। तो ग्रसनी का क्या काम होता है? देखिए, एक तो इसमें होता है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड का मतलब है कि ग्रसनी के अंदर कुछ ऐसी झिल्लियां और हड्डियां पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती हैं, जिनकी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, दूसरा इसका काम होता है कि इसमें श्वसन नली और आहार नली होती है। तो भोजन जाएगा आहार नली में
और वायु जाएगी श्वसन नली में, ये निर्धारित कौन करता है? ग्रसनी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक यहाँ पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है। तो जब हम भोजन करते हैं तो वो जो कैप या ढक्कन नुमा संरचना है वो श्वसन नली पे जाके फंस जाता है, मतलब ये कुछ ऐसे लॉक कर देता है इसको। तो क्या होता है, जैसे हम भोजन करते हैं वो भोजन किसके अंदर नहीं जाता, वो श्वसन नली के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये निर्धारित कौन करता है? ये ग्रसनी निर्धारित करती है। तो इसमें वो जो संरचना है, जो ढक्कन नुमा संरचना है, उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। उसे क्या कहा जाता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या निर्धारित करती है? भोजन भोजन नली में जाएगा और वायु श्वसन नली में जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं आहार नली। जैसा कि मैंने बताया, आहार नली की लंबाई जो होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। दूसरा, आहार नली में एक क्रमानुकुंचन नामक गति होती है। क्रमानुकुंचन गति होती है। ये गति क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। इस गति के माध्यम से खाना नीचे की ओर खिसक जाता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, ग्रसनी में भी नहीं होता। यहाँ पे होता है थोड़ा सा, किसकी मदद से? टाइलिन की मदद से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन ग्रसनी में और आहार नली में कोई भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें क्रमानुकुंचन गति का क्या मतलब है? देखो, जैसे खाना अंदर आया, ये आपकी आहार नली है। जैसे भोजन अंदर आया तो ये यहाँ से फूल जाती है। ठीक है, खाना यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ से दबती है। जैसे ये ऊपर से दबेगी तो ये नीचे, खाना नीचे खिसकेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आहार नली कुछ वापस ऐसी होगी। अब क्या होगा, ये ऊपर से फिर से दबाएगी, यानी कि क्या होता है, ये आगे की तरफ से दबाती जाती है और खाना आगे की तरफ खिसकता जाता है। जैसे खाना थोड़ा आगे गया, इसने फिर इधर की तरफ से पुश कर दिया, खाना थोड़ा आगे खिसका, फिर इसने पीछे से पुश कर दिया। तो ये पीछे से पुश करती जाती है, दबती चली जाती है, जिसकी वजह से खाना आगे बढ़ता है, जिसे कहा जाता है क्रमानुकुंचन गति। ये कहाँ पर होती है? आहार नली में। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसके बाद बात करते हैं आमाशय की। आमाशय में क्या होता है कि 3 चीजें होती हैं। ठीक है, ये है हमारा आमाशय, ये वाला हिस्सा जिसे हम देख रहे हैं वो आमाशय है। आमाशय में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 होता है HCl, नंबर 2 होता है श्लेष्मा, और नंबर 3 चीज होती है एंजाइम। तो कौन से एंजाइम इसके अंदर मिलेंगे? एक एंजाइम का नाम हमने वहां पे याद किया था, दूसरे 2 एंजाइम यहाँ पे याद रखेंगे, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, 2 एंजाइम के नाम हमने यहाँ पे याद रखे हैं। नाउ सी, एक तो HCl निकलता है इसके अंदर, एक श्लेष्मा निकलता है और एक पेप्सिन और रेनिन निकलता है। इन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर HCl की बात करें तो इसका हम देखेंगे कि इसकी pH होती है 2.5। कितनी pH होती है इसकी? 2.5। इसका क्या काम होता है, क्यों ये यहाँ पर अवेलेबल है? ये इसलिए अवेलेबल है कि एक तो जैसे भोजन अंदर जाता है, जैसे भोजन इसके अंदर जाएगा, ये भोजन को गला देता है, पॉइंट नंबर 1। क्योंकि HCl क्या है? अम्ल है, तो अम्ल क्या करता है? उस भोजन को थोड़ा सा गला देता है। पॉइंट नंबर 2, ये इसलिए यहाँ पर होता है कि अगर आपने भोजन करते समय कुछ माइक्रोब्स मतलब होता है कुछ बैक्टीरिया, वायरस या कुछ छोटे जीव, कृमि इत्यादि अगर भोजन के साथ अंदर चले गए गलती से, तो वो उनको यहाँ पर मार देता है। क्योंकि 2.5 pH के अंदर किसी जीव का जीवित रह पाना लगभग असंभव होता है। इसलिए ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे आगे का जो भोजन का तंत्र है वो सुरक्षित रहे, उसके लिए वो जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं उनको यहीं पर मार देता है। तो HCl का दूसरा काम होता है कि माइक्रोब्स को किल कर देना। श्लेष्मा का काम क्या होता है? श्लेष्मा का काम ये होता है कि ये HCl, जब मैंने अभी बोला था कि HCl की pH बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, 2.5 होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पेट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो श्लेष्मा क्या करता है, यहाँ पे जम जाता है। कहाँ पर जम जाता है? वो इस एरिया में जाके वो जम जाता है ऐसे। और इसके जमने से क्या फायदा होता है कि जो HCl इसके अंदर भरा हुआ है वो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, तो हम तो किससे बच जाते हैं? श्लेष्मा की वजह से, लेकिन वो बेचारे कीटाणु वगैरह जो अंदर प्रवेश कर गए हैं गलती से, वो इसके वजह से नहीं बच पाते हैं। तो 2 काम हो गए हैं। अब क्या होता है? तीसरा काम है एंजाइम का। जब ये काम हो चुका होता है तो ये एंजाइम होते हैं इसमें 2, पेप्सिन और रेनिन।
पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन दुग्ध का पाचन करता है। तो छोटे बच्चे जो दूध का सेवन करते हैं या दूध पीते हैं तो उनका पाचन होता है रेनिन के वजह से, और प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन के वजह से। अब आप यहाँ पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट को किसने पाचन किया था? टाइलिन ने। और प्रोटीन का पाचन किया है पेप्सिन ने। यानी कि अलग अलग एंजाइम अलग अलग भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं। समझ गए? दूध का पाचन कौन करेगा? रेनिन। बड़े लोगों में रेनिन सामान्यतः कम पाया जाता है, लेकिन बच्चों में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो ये तीनों हो गए आमाशय में, HCl, श्लेष्मा और एंजाइम। तीनों चीजें आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं छोटी आंत की तरफ। छोटी आंत का हिस्सा शुरू होता है यहाँ से, ठीक है? यहाँ से शुरू होके ये जो जा रहा है यहाँ तक, ये होती है छोटी आंत है। तो छोटी आंत के हिस्सों को 3 भागों में बांट देते हैं: ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। आपके में ये नहीं दिया है, फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पे, याद रख लेना। याद रह जाए तो रख लेना। ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम 3 हिस्से होते हैं। पहले वाला जो गोल भाग होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा होता है उसे जुजेनम कहते हैं, और ज्यादातर हिस्सा होता है उसे इलियम कहते हैं। अब क्या होता है? अब होता ये है कि ये जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये सीनुमा संरचना दिख रही है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए अलग से बना लेती हूँ। मैंने ये अलग से इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, जब इससे भोजन इसके अंदर आता है, यानी जो आमाशय से भोजन जब इसके अंदर आता है तो उसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे तो थी श्लेष्मा, इसने इसका रक्षा की, लेकिन इसके आगे इसमें तो श्लेष्मा इतनी ज्यादा नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर तो ये हमारे पेट को या आंतों को खराब कर देगा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर होता है यकृत। देखिए, ये जो हमने यहाँ पे यकृत लिखा था, लार ग्रंथियां हम पढ़ चुके हैं ऊपर यहाँ पे, इसलिए इसको हटा देंगे यहाँ से। यकृत की बात करते हैं। यकृत, ये जो यकृत है वो होता है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, एक चीज बनती है जिसे कहा जाता है पित्तरस। क्या बनता है? पित्तरस। इस यकृत में पित्तरस, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बाइल। क्या बनता है? बाइल। ये बाइल ना, यहाँ पे एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। सारा दिन बनते रहता है और बनते रहता है, और किसके अंदर इकट्ठा होते रहता है? इस पित्ताशय जिसे कहते हैं पित्ताशय, उस पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है सारा का सारा पित्तरस। ये इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, ये लगातार इसमें थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। अब क्या हुआ, जैसे भोजन इसमें से इधर मूव करता है तो इस भोजन में क्या था? HCl। ये होता है अम्ल। और आपने बहुत बार पढ़ा है कि अम्ल को अगर क्षार से मिला दिया जाए, एसिड को अगर बेस के साथ मिला दिया जाए तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो सेम क्या होता है, ये जो बाइल होता है या पित्तरस होता है वो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का, और HCl होता है अम्लीय प्रवृत्ति का। जब ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। यानी कि ये जो HCl हमारा पूरा आमाशय में बना था, उसके ड्यूडेनम वाले हिस्से में आकर यह खत्म हो जाता है, ठीक है? तो ये इसका काम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाइल जूस या बाइल कहाँ बनता है, तो बनता है यकृत में, यानी कि लिवर के अंदर। ये कहाँ पर स्टोर होता है? ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये काम कहाँ पे करता है, इसका फंक्शनिंग कहाँ पर होती है, तो वो होती है ड्यूडेनम या छोटी आंत के पहले हिस्से में, ठीक है? पहले हिस्से में ये काम आ जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, यकृत होता है, और यकृत में काम किया अपना यहाँ पे। एक चीज और होती है यहाँ पर, इस तरीके से कुछ पत्ती नुमा सी संरचना होती है। यह पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह पूरे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका नाम होता है अग्नाशय। ये अग्नाशय क्या करता है, इस अग्नाशय से, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, उसका काम भी ड्यूडेनम में ही होता है। तो अग्नाशय में क्या होता है, 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं और 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। क्या करते हैं? 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं और 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं।
अब 3 तरह के एंजाइम्स के नाम कैसे याद रखेंगे हम? LAT से याद रखेंगे, ठीक है। L का मतलब होता है लाइपेज, A का मतलब होता है एमाइलेज और T का मतलब होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, LAT, ठीक है। लाइपेज का काम होता है वसा का पाचन, एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन और ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन। अब आप कहोगे कि मैम कार्बोहाइड्रेट तो पहले ही पच गए थे, वो पच गए थे पर कंप्लीटली नहीं पचे थे, तो बाकी का पाचन यहाँ हो गया। प्रोटीन का पाचन हमने यहाँ पे भी देखा था, पेप्सिन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ट्रिप्सिन भी यही काम करता है, जो बचे हुए प्रोटीन्स है उनका पाचन ट्रिप्सिन कर देता है। और लाइपेज का काम कौन करता है? वसा। अगर आप लोग बता सकते हो तो ये बताइए कि शरीर में कितने तरह के प्रोटीन अभी तक डिस्कवर किए गए हैं जो कि जरूरी होते हैं, ठीक है। कितने तरह के प्रोटीन हम भोजन में लेते हैं, ये आप मुझे बताइए। तो ट्रिप्सिन का पाचन, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो अग्नाशय है वहां से भी एक डक्ट यहाँ आती है, एक नलिका यहाँ आती है और वो तीनों एंजाइम को यहाँ छोड़ देती है, और तीनों एंजाइम को यहाँ छोड़ देती है तो पाचन शुरू हो जाता है। पाचन शुरू हो जाता है किसका? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आमाशय से भोजन आगे बढ़ा, सबसे पहले तो पित्त रस उसके साथ मिला और मिलने के साथ ही उसने उसकी अम्लीयता खत्म कर दी। फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अग्नाशय से 3 एंजाइम आते हैं और वो तीनों एंजाइम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। ना 2 हार्मोन की भी बात कर ले, वो 2 हार्मोन के नाम होते हैं, पहला हार्मोन होता है इंसुलिन और दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकेगोन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकेगोन। छोटी आंत में आगे चलते हैं। आगे चलने के साथ क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया, 3 एंजाइम्स को और 2 हार्मोन इसमें नहीं आते, एक्चुअली बनते वहां पर है पर आते नहीं है, ठीक है। तीनों एंजाइम को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद इसमें क्या होता है, कुछ उंगली नुमा संरचना इस तरीके से पाई जाती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। टॉवल जो होती है उसमें रोए पाए जाते हैं, बस कुछ ऐसी ही संरचना इसकी आंतरिक सतह पर पाई जाती है। किसकी? छोटी आंत की आंतरिक सतह पर पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है अभी देखते हैं। होता यह है कि जब यहाँ से पचा हुआ, डाइजेस्ट किया हुआ भोजन, जिसमें प्रोटीन का भी पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया, वसा का भी हो गया, जब वो आगे जाता है तो आगे जाने के बाद इसमें अवशोषण होता है। यहाँ पर रक्त की नलियां पाई जाती हैं, छोटी आंत के बाहर यहाँ पर रक्त की नलियां पाई जाती हैं, और इसमें से जब भोजन पचा हुआ भोजन इसमें से जाता है तो ये पूरे भोजन को खींचकर, ये जो उंगली नुमा संरचना है वो पूरे भोजन को खींचकर किसको दे देती हैं? रक्त को दे देती हैं, ठीक है। तो इन जो छोटी छोटी संरचना है उन्हें कहा जाता है विल्लाय, ठीक है, उन्हें कहा जाता है विल्लाय। ये छोटी छोटी संरचनाओं को, और ये छोटी छोटी संरचनाएं क्या करती हैं, जो टॉवल में रोए होते हैं कुछ वैसी संरचनाएं, ये क्या करती हैं, यहाँ से जो पचा हुआ भोजन है उसको खींचती हैं और खींचने के बाद किसको दे देती हैं? रक्त को दे देती हैं। यानी कि हमने जो भी भोजन पचाया है वो सारा का सारा किसके पास चला गया? रक्त के पास। यानी पचा हुआ सारा भोजन कौन किसके पास चला जाता है? रक्त के पास चला जाता है। अब भोजन यहाँ से निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, यानी ये छोटी आंत में एंड तक आते आते सारा का सारा भोजन जो पच गया है वो किसके पास चला गया? रक्त के पास चला गया। तो फिर अब इस बड़ी आंत का क्या काम है? अब भोजन यहाँ से किसके अंदर गति कर गया? बड़ी आंत के अंदर। जब बड़ी आंत के अंदर गति करता है तो इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें होता यह है कि मान लेते हैं भोजन है और भोजन पच गया, और पचने के बाद सारा का सारा भोजन रक्त के पास पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं पच सकी किसी कारण से यहाँ पर एंजाइम कम पड़ गए, या फिर ऐसा है कि हमने देखा कि यहाँ पे प्रोटीन पच गया है, वसा पच गया है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो गया है,
तो खनिज लवण और विटामिन कहाँ गए? तो खनिज लवण और विटामिन जो होते हैं वो इस बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनका पाचन यहाँ पर होता है। तो यहाँ से जब हम यहाँ तक गति करते हैं, यानी भोजन जब यहाँ तक गति करता है, तो इसमें से खनिज लवण और विटामिन बाहर आ जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, और ये सोख कर किसको दे दिए जाते हैं? रक्त को दे दिए जाते हैं। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ना, वो लास्ट वाला हिस्सा क्या करता है कि जल यानी यहाँ तक जब भोजन आता है तो उसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें से जो जल है उसको भी खींच लेता है। और इसके अलावा जब जैसे जैसे और नीचे आता है भोजन, तो वो ये रीचेक कर लेता है कि कोई भी चीज बच तो नहीं गई है। यहाँ पर छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, बचे हुए भोजन में से जिसमें से हमने सब कुछ अवशोषित कर लिया है उसमें से भी चेक कर लेते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया है। अगर ऐसा होता है तो उनको भी अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि लास्ट में यहाँ तक आते आते भोजन में कुछ ऐसा नहीं बचता जो शरीर के काम आ सके। तो शरीर के काम जब कुछ नहीं आएगा, लास्ट का अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा, उसे यहाँ से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मल द्वार के द्वारा। तो ये होता है हमारा ये। तो बड़ी आंत का काम यहाँ पे हम लिख सकते हैं खनिज या फिर जल का अवशोषण। ठीक है, तो ये थी हमारी पोषण वाला चैप्टर। ठीक है, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है। हमने ये देख लिया कौन कौन से अंग होते हैं, उन अंगों का क्या काम होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे बचते हैं इंसुलिन और ग्लूकेगोन। इनको हम पढ़ेंगे रक्त वाले चैप्टर में, यानी वहन वाले टॉपिक में। तो ये था हमारा पाचन तंत्र। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा। आपने देखा कैसे हमारा जो शरीर होता है वो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में से कुछ भी नहीं छोड़ता, पूर्ण रूपेण उसका पाचन कर देता है। पूर्ण रूपेण जो कुछ भी अवेलेबल है उसको अपशोषित करके काम में ले लेता है। तो हमें भी कुछ खाने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का, ये भी तो प्रकृति ने ही बनाया है ना हमारा पाचन तंत्र। जब प्रकृति हमें इस प्रकार की शिक्षा दे रही है कि हमें कुछ वेस्ट नहीं करना है, तो हम कौन होते हैं कि प्रकृति ने जो हमें बाहर की तरफ दिया हुआ है उसे हम वेस्ट करें। ठीक है, तो कुछ भी आप आज के बाद वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारा पाचन तंत्र है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, और थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।